हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की। चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। वस्तुओं के समूह बनाना, और वस्तुओं के समूह बनाने में हम लोग यहाँ पर पूरे टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है ना। स्टार्ट कहाँ से किया था? क्लासिफिकेशन से किया था। आपने बोला था वस्तुओं को उनमें उपस्थित समानता के आधार पर एक ग्रुप में रखना, या जो उनसे भिन्न है उनको दूसरे ग्रुप में रखना, इसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। यानी बेसिकली ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन कहा जाता है, यानी समूहीकरण ही वर्गीकरण है। ओके, चलिए। समूहीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत ये है कि आपका किसी भी वस्तु के बारे में अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, तो अगर आपने उसको क्लासिफाई किया है तो वो आसान हो जाता है फिर, ठीक है ना। और बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ पढ़ना एक समय में, वो भी आसान हो जाता है। सिस्टमैटिक नॉलेज के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। जब आप वर्गीकृत करेंगे वस्तुओं को, तो उनका कुछ ना कुछ आधार होगा, और आधार क्या है? अगर आप वस्तुओं को वर्गीकृत कर रहे हैं तो किस आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन कैसे करेंगे? तो हमने बोला उनमें जो गुण होंगे उनके आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। जैसे लस्टर या अपीयरेंस है, यानी कि देखने में वस्तु कैसी है। चमकदार है तो उसको एक ग्रुप में रखेंगे, और चमकदार नहीं है तो उसको दो ग्रुप में रखेंगे। तो चमक के आधार पर दो समूह बनेंगे, एक चमकदार का और दूसरा गैर चमकदार वस्तुओं का, ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी, उससे हमें आर पार दिखाई देता है या नहीं देता है, इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। यदि वस्तु से हमें बिल्कुल आर पार दिखाई दे रहा है तो उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा। यदि उससे धुंधला दिखाई दे रहा है हमें, तो उसको ट्रांसल्यूसेंट कहा जाएगा। और यदि उससे बिल्कुल भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या है या उसके पार क्या है, तो फिर वो कैसा है? वो ओपेक है। तो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर तीन टाइप के यहाँ पर आपके पदार्थ आपको मिलेंगे, तीन ग्रुप्स बनेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ठीक है ना। इस तरह से आपने तीन प्रकार के पदार्थ देखे वस्तुओं के, उनमें ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या देखा? कौन सा गुण देखा? हार्डनेस, कठोरता। वस्तु को काट कर देखेंगे, उसको प्रेशराइज करके देखेंगे, उस पर दबाव लगाएंगे तो क्या होता है, ठीक है। जो वस्तु इजीली आपका क्या हो रही है, अपना कट रही है, या आप बोल सकते हैं अपने आकार में परिवर्तन ला रही है, तो उनको आप सॉफ्ट कहते हैं जनरली। और जो अपना शेप साइज जो है वो चेंज नहीं कर रही है, जो कंप्रेसिबल भी नहीं है, उनको आप हार्ड कहते हैं। तो हार्डनेस के बेसिस पर, कठोरता के आधार पर दो समूह बनेंगे, एक हार्ड यानी कि कठोर और दूसरा सॉफ्ट यानी कि कोमल। ओके, इस प्रकार से। फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, कुछ वस्तुएं जल में डालने पर तैरने लगती हैं और कुछ जल में डालने पर डूबने लगती हैं। तो डूबने और तैरने के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। वो डिपेंड आपको करना है कि आपको इतनी सारी वस्तुएं दी गई हैं, तो आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे, है ना। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पर कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पर कर सकते हैं ना, कि वो संगठन किस प्रकार का है, ठीक है। कि अगर आप कहें कोई भी पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है, तो उस आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है ना। उसके कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। यहां पर तो हम कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी, जल में विलेयता के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल में हम डालें तो वो घुल जाएंगे, और कुछ ऐसी हैं जो जल में घुलेंगी नहीं। तो विलेयता के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। दो ग्रुप बनेंगे, एक घुलनशील का और दूसरा अघुलनशील का, ठीक है ना। मिक्सिबल लिक्विड्स, मिक्सिबल और इमिक्सिबल क्या होता है? मिश्रणीय और अमिश्रणीय द्रव। दो द्रव जो आपस में घुल रहे हैं, बहुत अच्छे से विलीन हो रहे हैं एक दूसरे में, उनको मिक्सिबल कहा जाता है। और जो आपस में घुल नहीं रहे हैं, विलीन नहीं हो रहे हैं, अलग अलग परतें बना रहे हैं, उनको इमिसिबल आपका कहा जाता है, ठीक है ना। तो मिसिबिलिटी और इमिसिबिलिटी के बेसिस पर भी आप यहाँ पर वर्गीकरण कर सकते हैं जो आपका दिए गए लिक्विड्स होंगे उनका। इफ इमिसिबल लिक्विड्स है तो उनको सेपरेट कैसे किया जाता है? या तो डिकेंटेशन से करेंगे, कि जैसे आपके पास ये ग्लास है, इसमें आपने अलग अलग द्रव मिलाए, वो सारे इमिसिबल थे। अब आप इस ग्लास को क्या करेंगे? धीरे से टिल्ट करेंगे, तिरछा करेंगे, तो ऊपर वाली परत गिरने लगेगी, ऑब्वियस सी बात है।
जब आपने स्ट्रेट पकड़ा है ग्लास को तो तब पानी उसके अंदर होल्ड है, उसने पानी को होल्ड करके रखा है। लेकिन अगर उसको टिल्ट करोगे तो वो गिरेगा ना पानी ग्लास से। तो उसी प्रकार से अगर उस ग्लास में दो अलग अलग द्रव हैं जो इमिसिबल है, तो जब आप टिल्ट करोगे तो ऊपर वाला द्रव आप इसमें दूसरे वाले ग्लास में कलेक्ट कर सकते हैं। तो डिकेंटेशन, निस्तारण या निथारने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या देखा था, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन होता है, और सेपरेशन, सेपरेटिंग फनल के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है ना। सेपरेटिंग फनल क्या करेगी, होल्ड करेगी दोनों लिक्विड्स को, और इस तरह से कुछ समय के लिए रख देंगे तो एक लिक्विड ये है और दूसरा ये है। ठीक है ना। तो दो अलग अलग परतें यहाँ पर बन गई हैं। अब क्या करेंगे, जो ये सेपरेटिंग फनल, इसको कहा जाता है केवल, ये तो स्टैंड इधर लगा हुआ, ये बीकर अलग, ये सेपरेटिंग फनल है। बेसिकली आपका एक फनल होती है, तो यहाँ से इस पानी को उसमें भरेंगे, स्टॉप कॉक को टाइट कर लेंगे ताकि पानी गिरे ना नीचे। जब थोड़ी देर के लिए रखेंगे, अलग अलग परतें बन जाएंगी। अब इस स्टॉप कॉक को धीरे से लूज करेंगे तो नीचे वाला द्रव आपको यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाली परत इसी में रह जाएगी। जब ये पूरा नीचे आ जाएगा तो इसको फिर से बंद कर लेंगे, तो दूसरा वाला द्रव इसमें ही रह जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेपरेटिंग फनल के द्वारा आप दोनों को पृथक कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सभी को नोट करो और फिर मुझे बताओ किस वाले पॉइंट में कौन सी चीज है जो ऑड है, यानी कि विषम है, जो सबसे अलग है। जैसे ये सारी चीजें दी गई है ना, ये अलग अलग वस्तुएं हैं, ये अलग अलग पदार्थ बोल सकते हो, अलग अलग चीजें हैं। इनमें से कौन सी चीज बाकियों से अलग है। बाकी सारी एक समान है और वो अलग है, तो ऑड उसी को बोलते हैं जो अलग सा है, विषम। तो वो आपको बताना है। चलिए नोट करिए जल्दी से। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रही थी मैं, या फिर बाय विच दे आर मेड अप ऑफ। ठीक है ना। आप बोल सकते हैं कि किससे ये चीजें मिलकर के बनी हुई हैं। ठीक है ना। चेयर हो गया, बेड हो गया, टेबल, कबर्ड, ये आपने एक सेम मटेरियल से आप बने हुए देख सकते हैं, या सेम टाइप का कोई मेटल हो सकता है, जैसे लकड़ी बोल सकते हो आप, लकड़ी हो सकती है। ठीक है ना। तो उससे बना हुआ हो सकता है। लेकिन बेबी, वो आपका एक लिविंग थिंग्स आप बोल सकते हो, लिविंग के अंतर्गत आता है। बाकी नॉन लिविंग से ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना। सेकेंड है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस सारे फ्लावर है। आपका बोट ही है जो इनमें अलग है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो इन सभी में सैंड आपका अलग है। ठीक है ना। तो यहाँ बच्चा हो गया, यहाँ नाव हो गई, यहाँ रेत हो गई। ठीक है ना। ट्रू फॉल्स है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। पत्थर पारदर्शी है जबकि कांच अपारदर्शी है। तो आपको पता है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना। नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डजंट। ये भी फॉल्स है, गलत है। ऐसा नहीं होता, नोटबुक में चमक नहीं होती है, वाइट होता है उसका पेपर पर, वो चमक नहीं है। चौक पानी में घुल जाता है, तो ये भी फॉल्स है। चौक सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो ये ट्रू है। सोना सबसे तन्य धातु होती है। तन्य का मतलब क्या होता है? यस, तन्य क्या है? डक्टाइल का मतलब क्या है? तो उसको हम बहुत खींच सकते हैं, उसकी पतली पतली तार बना सकते हैं। समझ रहे हैं? मैलिएबल भी है, उसकी पतली पतली शीट भी बन सकती है। आपने देखा है ना, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है तो उसमें बहुत पतला पतला तार का डिजाइन भी डाल सकते हैं। तो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो मोस्ट डक्टाइल है, सबसे अधिक तन्य धातु है। ओके। क्वेश्चन आंसर्स करते हैं अभी। वॉट डू यू मीन बाई क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? तो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स possessing similar or dissimilar properties और characteristics। ओके। क्या होता है अगर आप ग्रुपिंग की बात कर रहे हो कि ग्रुपिंग क्या है या वर्गीकरण क्या है, तो
एक जैसी विशेषताएं या गुणों वाले वस्तुओं को, पदार्थों को एक साथ रखना ही वर्गीकरण है, या जो उनसे अलग है उनको दूसरे ग्रुप में रखना भी वर्गीकरण आपका कहलाएगा। तो वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? वर्गीकरण समान या भिन्न विशेषताओं या गुणों वाली चीजों को एक साथ समूहीकरण या छटाई है। ठीक है। व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी, आप बोल सकते हैं, या वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है। ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक नॉलेज को गेन करने के लिए आवश्यकता है, चीजों को पहचानने के लिए आवश्यकता है, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेटिंग थिंग्स, इन सभी में इसकी आवश्यकता होती है। क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, sorting of objects, locating things, understanding similarities and dissimilarities among objects, making the study of object easy and more meaningful. Okay? वस्तुओं की पहचान, उनकी छटाई, चीजों का पता लगाना, वस्तुओं के बीच समानता और असमानता को समझना, वस्तुओं के अध्ययन को आसान और अधिक सार्थक बनाना, इस सभी में वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। चलिए, वाई इज मर्करी यूज इन मेकिंग थर्मामीटर? अगर पारे का प्रयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है तो क्यों किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, पारा या मर्करी जिसे कहा जा रहा है वो एक धातु है, और ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, जैसे इसको हीट मिलती है ना, ऊष्मा गर्मी मिलती है, तो इसका प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, तो इस वजह से इसका आपका यूज किया जाता है थर्मामीटर में। एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट आप बोल सकते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें बुखार आ रहा है ना, फीवर आ रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब आप थर्मामीटर को बॉडी से टच कर रहे हैं तो बॉडी से हीट उसमें ट्रांसफर हो रही है थर्मामीटर में, देन पारे में यानी मर्करी में, देन उसका एक्सपेंशन हो रहा है, देन आप उससे रीडिंग नोट कर रहे हैं। ठीक है ना। जो भी पारे का वहां पर या मर्करी का लेवल होगा उसके बेसिस पर आप टेम्परेचर हम लोग नोट करते हैं। ठीक है ना। सो मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पहली चीज मैंने क्या बोला, मर्करी जो है वो रूम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड स्टेट में है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। मर्करी हैज लस्टर, इसमें चमक भी होती है। अच्छा, आपको रीडिंग नोट करनी है तो चमक है, इसलिए हम रीड कर पा रहे हैं। इट इज इजी टू रीड द टेम्परेचर शोन बाय द लेवल ऑफ मर्करी। ओके, मर्करी जितना लेवल उसमें दिखा रहा है, स्तर जो तापमान का होगा उसको आसान है पढ़ना। ठीक है ना। मरकरी कमरे के तापमान पर तरल या द्रव होता है, यह ऊष्मा का अच्छा संवाहक या चालक है। मरकरी में चमक होती है, इसलिए पारे के स्तर द्वारा दिखाए गए तापमान को पढ़ना आसान होता है। पारा मरकरी एक ही चीज है। ठीक है ना। इसको आप पारा भी लिख सकते हो। ठीक है ना। और मरकरी को कई जगह मरकरी इस प्रकार से भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं तो जल्दी जल्दी हम इनको पढ़ लेंगे। ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ग्रुप? किस आधार पर अलग अलग ग्रुपों को बांटा जा सकता है? साइज के आधार पर, शेप, कलर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ हीट, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी आपने देख लिया। इसके अलावा क्या पढ़ा था आपने? हार्डनेस के बेस हो गया आपका, और बताओ। लश्यर, फ्लोटिंग और सिंकिंग, फ्लोटिंग और सिंकिंग, इस तरह से आप बहुत सारी गुणों के आधार पर उनको बांट सकते हैं। वाई डू वी नीड द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? हमें वस्तुओं के समूहीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो मीनिंगफुल स्टडी के लिए आप बोल सकते हैं,
द ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू अरेंज देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर, उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करने के लिए। द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ग्रुप्ड आर इजी टू हैंडल, आसानी से हम उनको हैंडल कर सकते हैं जब हमने उनकी ग्रुपिंग की है। The objects when grouped are easy to handle. When grouped, it is easy to know the properties of an object clearly. जब हम उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे तो किसी वस्तु की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पहचानना आसान हो जाता है। ग्रुपिंग ऑल्सो मेक्स इजी टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, दो अलग अलग ग्रुप्स के ऑब्जेक्ट को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए ग्रुपिंग आवश्यक होती है। हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प द शॉपकीपर, दुकानदार को ग्रुपिंग किस तरह से मदद करती है। आप कभी शॉप पे गए होंगे किसी दुकान में, या आपकी होगी शॉप, आपने देखा होगा शॉप में अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं अलग अलग सामान के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जो शॉपकीपर है उसको आसानी होती है, कम समय में वो ज्यादा कस्टमर को हैंडल कर सकता है, उनके साथ डील कर सकता है या उनको सामान दे सकता है। यहीं पर अगर उन्होंने ढेर लगा कर रखा हुआ है और किसी ने कोई सामान मांग लिया, सपोज आप पेन लेने गए वहां पर, और वो ढेर में से पेन को ढूंढना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। यहीं पर अगर उन्होंने ग्रुपिंग की है उसकी, तो एक अलग सेक्शन है स्टेशनरी के लिए और स्पेशली पेन के लिए, तो वो वहां से जाकर के वहां से आपको निकाल करके पेन दे देंगे, तो आसान हो जाएगा शॉप कीपर के लिए और कम समय लगेगा। द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉपर वे makes it easier to work. When we go to purchase something, the shopkeeper locates it easily because there are separate shelves to put various items and similar things are kept at one place. If he randomly places all of these, he would never be able to find them so quickly and easily. Okay? वस्तुओं का उचित तरीके से समूहीकरण करने से कार्य करना आसान हो जाता है। जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उसे आसानी से ढूंढ लेता है, क्योंकि अलग अलग सामान रखने के लिए अलग अलग अलमारियां होती हैं और एक तरह की चीजें एक ही जगह पर रखी जाती हैं। यदि वह इन सभी को बेतरतीब ढंग से रखता है तो वह उन्हें इतनी जल्दी और आसानी से कभी नहीं खोज पाएगा या कभी नहीं ढूंढ पाएगा। समझ रहे हैं? Name the various materials from which following things can be made: shoe, chair, coins, utensils and clothes. आपको बताना है कि ये सारी वस्तुएं जो है वो किस चीज से मिलकर के बनी हुई है। शूज आपने किस किस के देखे हैं, लेदर के देखे होंगे, कैनवस के देखे होंगे, प्लास्टिक रबर के देखे होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के बने हुए हो सकते हैं। चेयर हो गया आपका वुड, मेटल, प्लास्टिक, कॉन्क्रीट की चेयर हो सकती है। कॉइन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, किसी भी मेटल का हो सकता है। आपका यूटेंसिल्स बर्तन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया, मिट्टी के भी बर्तन आप लोगों ने देखे होंगे। क्लोथ्स हो गए कॉटन, वूल, सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, अलग अलग फैब्रिक के आपने कपड़े भी बने हुए देखे होंगे। ठीक है, नेम एनी 4 मटेरियल्स दैट कैन बी यूज टू मेक स्कूल बैग। तो स्कूल बैग को बनाने के लिए कपड़ा लग सकता है जो कॉटन, जूट, नायलॉन किसी का भी हो सकता है। प्लास्टिक, मेटल और अलॉय किसी का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिक के उसमें कुछ अलग कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं बने हुए, या कुछ आपका लोगो वगैरह हो सकता है, और मेटल के उसमें जिप वगैरह हो सकती है, या अलॉय की भी आपकी हो सकती है। ठीक है ना, रबर वगैरह उसमें यूज किया जा सकता है। लिस्ट एनी 3 सॉल्यूशंस दैट आर यूज्ड इन आवर होम्स। आपके घर में प्रयोग होने वाले किन्हीं 3 विलयनों की सूची बनाइए। विलयन बेसिकली क्या है, कुछ आपके द्रव का और ठोस का या द्रव द्रव का मिश्रण हो सकता है। तो नींबू पानी देखा होगा आपने, नमक का पानी देखा होगा आपने, इसके अलावा भी आपने कई लिक्विड्स देखे होंगे। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है, शुगर सोल्यूशन हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, लाइम जूस हो सकता है। ठीक है ना, ये सारे आपके सोल्यूशंस हैं। वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे जो जल है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सभी चीजों को अपने में घोलने का ये इसमें क्षमता होती है, आप बोल सकते हैं। वाटर कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, सो इट इज नीडेड बाय द बॉडी। इट इज ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेल्स। ठीक है ना, सभी को घोलने की क्षमता होती है, इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। ओके, चलिए लिस्ट 5 ईच ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ये आप होमवर्क में करेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए
आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।